हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं CSIRNET लाइफ साइंस रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, यदि आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो फ्रिक्वेंटली मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो पहले आपका बेसिक जो फंडामेंटल होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो सब क्लियर होना चाहिए। तो पार्ट 1 के अंदर मैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल चीजें होती हैं उनको कवर करूंगा। पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि CSIRNET लाइफ साइंस के अगर आप सिलेबस उठाकर देखें तो वहां पर यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री में भी रेस्पिरेशन को पढ़ाया जाता है, यूनिट 6 में भी पढ़ाया जाता है, यूनिट 7 में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन को कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जो कि परफॉर्म करते हैं, इसके एक्सेप्शन क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। इसके बाद रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उन सबको हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग CSIRNET लाइफ साइंस रिलेटेड और भी टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें यह समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन क्या है। एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तभी वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रिटेन हो पाएगा। रेस्पिरेशन क्या है ये तो हम अच्छी तरह से ऑलरेडी हम 12th में भी पढ़ते आए हैं, 10th में भी पढ़ते आए हैं, BSc में भी हमने पढ़ा ही होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। आज आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रेस्पिरेशन को कौन कौन परफॉर्म करता है। तो देखो, दुनिया में जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर सेल हो यानी सिंगल सेल की बनी हुई बॉडी हो, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी की सभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने पर आउटकम क्या मिलता है, तो जरा ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचने की कोशिश करना। जितनी भी सेल हैं, अगर वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहती है, सस्टेन करना चाहती है या अपने आप को मेंटेन करना है, सेल को डिवाइड करना है, कोई भी सेलुलर एक्टिविटी उन्हें परफॉर्म करनी है तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन अगर आप ह्यूमन बॉडी को भी देखो, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो वहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसे लोकोमोशन करना है, कुछ भी उसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी कहां से आती है, इस एनर्जी को ड्राइव कौन करता है। तो इतनी बात तो आप पहले से ही जानते हैं, बहुत ही बेसिक बात है कि हम भाई खाना खाते हैं, खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है एनर्जी करेंसी के रूप में यानी ATP के फॉर्म में, और वो जो ATP है वो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी में जो है वो यूटिलाइज की जाती है। और इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी सेल है वो अपने आप को सस्टेन करके रखती है। तो ये है थोड़ा सा एक आउटकम सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो अभी हमारे माइंड में इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, अगर उन्हें अपने आप को मेंटेन करना है, सस्टेन करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और उस एनर्जी को वो जो फूड खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके जब उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेस में जो है यूटिलाइज किया जाता है और सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वायरस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्या वायरस में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है रिपोर्ट किया गया है, तो नहीं, क्योंकि वायरस जो होता है ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करते हैं एनर्जी को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, क्या वायरोइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है? नो, वायरोइड भी एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, क्या वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं? जो वाइट ब्लड्स होती है, WBCs होती हैं, क्या वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं? यस, वो भी जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। क्या बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? यस, बैक्टीरियल सेल भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। डजंट मैटर कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, हमें अभी उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि कौन सी सेल रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी सेल हैं, वो सभी के सभी सेल
सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या एनर्जी को ड्राइव करने के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो रेस्पिरेशन है ये एक सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि इसको सेल परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि सभी प्रकार के दुनिया में, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सभी के सभी जो है सेल रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसे एक यूनिवर्सल प्रोसेस के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि स्टूडेंट आप इसमें देखते हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक फूड है, उसका ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, यानी डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के प्रत्येक स्टेप को कंट्रोल करते हैं। राइट, अगर आप देखें रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इतने सारे जो स्टेप स्टूडेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे स्टेप को कंट्रोल करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी फूड होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या इसे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी आप बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि ये जो ब्रीदिंग यानी जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अब आपको पता है कि भाई जब हम सांस ले रहे हैं तो उस समय हम ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं, और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मानकर चलते हैं कि जो ब्रीदिंग होता है वही रेस्पिरेशन है। नहीं, वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो एक रेस्पिरेशन का एक छोटा सा स्टेप या उसका पार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन यहां पर है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अभी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, और इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जब भी रेस्पिरेशन को बोलते हैं तो वहां पर हम मेंशन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अदरवाइज हमें ये जरूरत ही नहीं है कि सेलुलर भी हम मेंशन करें, क्योंकि हमें पता है भाई कि रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस सेल में ही होता है, सेल ही परफॉर्म करती है। कोई अदर जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमें यह भी मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम क्यों मेंशन करते हैं? ताकि हम उसे ब्रीदिंग से डिफरेंशिएट कर सकें। राइट, तो अभी तक स्टूडेंट आपके माइंड में एक स्टोरी जरूर बन चुकी होगी कि भाई रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है कि जितनी भी सेल हैं दुनिया में, अगर उसे सर्वाइव करना है, उसे सस्टेन रखना है, अपने आप को मेंटेन करना है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी वो कहां से लेते हैं? तो ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है या एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी या जीटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब सेल के अंदर सेल डिवीजन होगा या सेल को लोकोमोशन या मोटिलिटी करना है, कोई भी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। ठीक है, एटीपी को डायरेक्ट सेल यूटिलाइज कर सकती है। तो स्टूडेंट अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम फूड के रूप में लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। उस एनर्जी, जो फ्री एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम ट्रैप करते हैं एटीपी को बनाने में। ठीक है, एटीपी को फॉर्म करने में। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी वो कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? हम जो खाना खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वो जो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खाते हो। भाई हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आप लोग देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं। यानी जो भी खाना है, अगर उसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर
इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं? क्या सभी के सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज किए जा सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है ना। ध्यान रखना स्टूडेंट की रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूटिलाइज किया जा सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है जिसका ऑक्सीडेशन हो सके, जिसके लिए हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट हो। सपोज करो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अपनी बॉडी में खा लिया लेकिन उसके लिए एंजाइम है ही नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं कर सकते। जैसे विटामिन हैं, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वो जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क नहीं करते। इसी तरह से हार्मोन्स होते हैं, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क नहीं कर सकते, लेकिन होते तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों से रिलेटेड स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या आंसर दें, क्योंकि आपने तो सिंपली वहां कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस में सारी स्टेप्स आप अच्छी तरह से पढ़ करके रट करके जाते हैं, लेकिन वहां पर बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर वो आपको सोल्व करना है, अगर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन स्टेटमेंट को सोल्व करना। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जो सोर्सेज है वो तो हमने पढ़ लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के सोर्सेज हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वो कंप्लीट भी होता है और वो इनकम्प्लीट भी होता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट, सपोज करो जैसे ग्लूकोज है, अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनली अल्टीमेटली हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में CO2 जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो हो सकता है कि वहां पर एल्कोहल बने या एल्डिहाइड बने या एसिड बने, CO2 नहीं बन पाए, क्योंकि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब जाकर के CO2 बनता है। तो ध्यान रखना, हालांकि BSc सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन आप करते हो तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। एल्कोहल का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर आप एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है? नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसको जरा रिवर्स करके देखो, अगर मैं CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दूं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एसिड का रिडक्शन कर दूं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कर देता हूं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, इस प्रोसेस को उल्टा करता हूं, तो वो रिडक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपके माइंड में इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन भी उसका हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, क्या उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है या नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी होता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन डिपेंडेंट यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जहां भी होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, वहां पर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। यानी जो भी आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूटिलाइज करते हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन, वहां पर कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसे हम ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वहां पर देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मैच्योर RBC के अंदर सिंपली आप लोग जानते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब अब्सेंट रहते हैं, तो इसलिए वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। साथ में फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर आप बुक्स को भी उठाकर देखें तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ही ज्यादातर इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है
यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें कि 6 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 6 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, और वो जो एनर्जी है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग आप देखें, अगर 180 ग्राम जो ग्लूकोज अगर आप ले रहे हैं तो उससे लगभग 686 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और उस एनर्जी में से स्टूडेंट ज़्यादातर जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी एटीपी के फॉर्मेशन में उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक, अब इस इक्वेशन में आप लोग सोच रहे होंगे क्या ग्लूकोज ही ऑलवेज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं किया जा सकता, अदर मॉलिक्यूल भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली बुक्स के अंदर ज्यादातर ग्लूकोज के बारे में ही मेंशन रहता है, तो इसीलिए हम ग्लूकोज को मेंशन करते हैं। अदरवाइज आपके माइंड में मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई ग्लूकोज ही ऑलवेज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं होता है। ठीक है, अब फाइनली स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट डाउट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर ठीक है, जैसे एनिमल होते हैं, जैसे हम ह्यूमन की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें, तो हम लोग बाहर से फूड को खाते हैं। ठीक है, किसी प्लांट से फूड हमें मिल जाता है, किसी एनिमल को मार के खा लेते हैं, यानी कि हम लोग फूड जो खाते हैं वो बाहर से ले लेते हैं और फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी रिलीज हो जाती है और उस एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उस एटीपी का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज जब परफॉर्म होती है तो उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में हमें अच्छी तरह से बात समझ में आती है। अब ये जो प्लांट होते हैं ये तो किसी अदर एनिमल्स को मार के नहीं खाते हैं, ये तो बाहर से फूड को लेते नहीं है, तो प्लांट कहां से एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे? प्लांट के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहां से मिलेगा? तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सोचिए, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक सेल होते हैं। जब मैं एनिमल सेल को डिफाइन कर रहा था तो मैं कह रहा था कि एनिमल सेल एक हेटेरोट्रोफिक सेल होती है, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं वो एक ऑटोट्रोफिक सेल होती है। और जहां पर भी हम ऑटोट्रोफिक मेंशन करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से अपना फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उस फूड का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में वो यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी और उस रिलीज हुई एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में जनरेट कर लिया जाता है, उसको फॉर्म कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि भाई प्लांट भी रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, और प्लांट के लिए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो खुद से ही वो लोग बना लेते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के जरिए। ठीक है, फाइनली स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक और बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है जिसे मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो है लोकेशन। इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं या हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो वहां पर 3 स्टेप हमें देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या जिसे आप टीसीए साइकिल भी बोलते हो, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो तीनों स्टेप आप देख रहे हैं, जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है वो साइटोसोल के अंदर रन करता है, वो जो है साइटोसोल में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो टीसीए साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है वो कहां पर रन करती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पर रन करती है? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया या स्टेप कंप्लीट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलो यहां साइटोसोल में होती है, यानी कि यूकैरियोटिक से सिमिलर है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अब्सेंट होगा तो जो क्रेब्स साइकिल यानी टीसीए साइकिल है वो साइटोसोल के अंदर ही रन करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रन करता है। कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के पार्ट 1 के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।